छत पर बहू की टूटे बर्तनों में खेती और रसोई। रात का समय था। पूरा परिवार जमीन पर बैठकर खाना खा रहे थे। रूपा सभी को खाना सर्व कर रही थी। सीरियसली, जब से मैं इस घर में ब्याह कर आई हूँ तब से मेरी जिंदगी तो बिल्कुल बेकार हो गई है। बस दिन भर काम और काम। मैंने तो एक पल का आराम नहीं किया। मेरे मायके में तो मैं एकदम रानी थी और यहाँ आकर बाई बन गई हूँ। अरे भाभी, आपका ये टीवी सीरियल वाला ड्रामा कभी खत्म नहीं होता। अपनी बक बक बंद कर और चुपचाप खाना खा ले। कल सुबह खेत पर चलना है, खेत में बहुत काम है। क्या माँ जी, आप हर रोज मुझे खेत में ले जाती हैं। मैंने अपने मायके में कभी ये सब मिट्टी विट्टी वाला काम नहीं देखा था। यहाँ आकर तो पता नहीं मुझे क्या क्या पापड़ बेलने पड़ रहे हैं। तो शीला, मैंने सोच लिया है, अब जो हमारे घर की छोटी बहू आएगी ना, अगर उसने खेती बाड़ी अच्छे से संभाल ली तो मैं पूरे घर की चाबियां उसी को दे दूंगी। उसी का राज चलेगा फिर। अरे माँ जी, मैं तो बस ऐसे ही मजाक कर रही थी। मैं तो बस सोने जा रही हूँ। सुबह जल्दी उठकर खेत पर जो जाना है। रूपा वहां से चली जाती है। अगले दिन खेत में भयंकर गर्मी थी। शांति देवी, सुशीला, रघुवीर, दिनेश, आकाश और तान्या सभी खेत में काम कर रहे थे। रूपा एक साइड खड़े होकर सबको देख रही थी। अरे हाथ तेज चलाओ सब लोग। इतने पैसे नहीं है अपने पास कि मजदूर लगा सकें। जो करना है हमें खुद ही करना पड़ेगा। सही कह रहे हैं बाबूजी। हाय राम, ये ससुराल वाले तो मेरी जान ही ले लेंगे काम करवा करवा के। कहा मैं एकदम मॉडर्न लड़की थी और यहाँ आकर एकदम किसान बन गई हूँ। चुपचाप हाथ चला रूपा, बड़बड़ाने से खेत का काम नहीं होगा। कुछ समय बीत जाता है। शाम का समय था। सभी हॉल में बैठे हुए थे। तभी रूपा सबके लिए चाय लेकर आती है। सुशीला, अब अपना आकाश भी बड़ा हो गया है। मैं तो कह रही हूँ कि जल्दी से इसकी भी शादी हो जाए तो हम गंगा नहा ले। तान्या की शादी तो बाद में आराम से करते रहेंगे। अरे माँ जी, आप फिक्र क्यों कर रही हैं? देवर जी के लिए तो मैं लाऊंगी ना एकदम मॉडर्न और स्टाइलिश लड़की। शहर में मेरी एक दो सहेलियां हैं जो देवर जी के लिए एकदम परफेक्ट बैठेंगी। आप कहें तो मैं कल ही उन्हें यहाँ बुला लूं। क्या बकवास कर रही है तू? हमारे घर में कोई मॉडर्न और हवा में उड़ने वाली तितली नहीं आएगी। मुझे एकदम संस्कारी बच्ची चाहिए जो इस घर को और हमारी खेती को संभाल सके। अरे दादी जी, आजकल के जमाने में संस्कारी लड़कियां कहाँ मिलती हैं? तू अपनी सहेलियों को अपने पास ही रख रूपा। मैं अपने छोटे बेटे की शादी अपनी मर्जी से करूंगी। बिल्कुल सही बहू, हमारे घर में कोई मॉडर्न लड़की नहीं आएगी। रूपा गुस्से में वहां से चली जाती है। कुछ दिनों बाद शांति देवी, सुशीला, रघुवीर, आकाश के साथ एक लड़की को देखने के लिए जाते हैं। लीजिए दादी जी, और ये बाबूजी आपके लिए फीकी चाय। पिताजी बता रहे थे कि आप चीनी नहीं खाते। जीती रह मेरी बच्ची। सच में माँ जी, हमें तो ये लड़की बहुत पसंद है। संस्कारी भी है और सुंदर भी। हमारे आकाश के लिए ये एकदम सही रहेगी। भाई साहब, हमारे बेटे की शादी तो अब इसी से होगी। आप बस जल्दी से अच्छा मुहूर्त ढूंढ लीजिए, फिर हम बारात लेकर आ जाएंगे। कुछ दिनों बाद आकाश और राधिका की शादी हो जाती है। आज राधिका का गृह प्रवेश हो रहा था। आंगन में एक कोने में राधिका के मायके से आया हुआ सामान रखा हुआ था। ओह गॉड, मैंने तो पहले ही कहा था कि ये गरीब घर से है। इसके माता पिता ने तो ढंग का सामान भी नहीं दिया। जब मेरी शादी हुई थी ना तो मेरे पापा ने बड़ी कंपनी का सामान दिया था और ये देखो एक कूलर दिया है, वो भी एकदम लोकल। ऐसा लग रहा है कि कल सुबह इसकी मोटर फुस हो जाएगी। हाँ सही कहा रूपा। जेठानी जी, मेरे माता पिता ने मुझे कीमती सामान तो नहीं दिया, लेकिन संस्कार एकदम ब्रांडेड दिए हैं जो कभी फुस नहीं होते। सुन रही है सुशीला? 100 सुनार की और 1 लोहार की। छोटी बहू दमदार तो है, ये शांत रहने वालों में से नहीं है। हाँ माँ जी, मुझे भी यही लग रहा है। अगली सुबह राधिका किचन में अपनी पहली रसोई के लिए छोले बना रही थी। दूर खड़े होकर रूपा उसे घूर रही थी। मुझे इस लड़की से बहुत ज्यादा नफरत है। मैं तो सोच रही थी कि मैं अपनी देवरानी लाऊंगी, एकदम मॉडर्न सी, जो बैठकर मेरा मेकअप करती और मेरी बात मानती। पर ये तो पूरी गंवार आ गई। इसको तो मैं इस घर में टिकने नहीं दूंगी। राधिका किसी काम से किचन से बाहर चली जाती है। तभी रूपा वहां आ जाती है और वो गैस के पास रखा झोला मसाला उठाती है और वहां से ले जाती है। कुछ देर बाद राधिका वापस किचन में जाती है। हे भगवान, कहाँ चला गया? अभी तो यही था। ओ माय गॉड, देवरानी जी क्या ढूंढ रही हो? जेठानी जी, वो छोला मसाला यहीं रखा था, अब मिल नहीं रहा। उसके बिना तो छोले एकदम फीके लगेंगे। हमारे घर में तो सबको चटाकेदार खाने की आदत है। अगर छोला मसाला नहीं पड़ा तो सब प्लेट वहीं छोड़ देंगे। पहली रसोई और इतना बड़ा डिजास्टर। खैर, अब क्या करोगी तुम? जेठानी जी, आप फिक्र मत कीजिए। छोला मसाला नहीं है तो क्या हुआ, मैं घर पर ही बना दूंगी। बस आप ये बता दीजिए कि खड़े मसाले कहाँ रखे हैं। खड़े मसाले उस नीले वाले डिब्बे में हैं। पर राधिका, ये कोई फिल्म नहीं है जहाँ तुम चुटकी बजाते ही सब ठीक कर दोगी।
राधिका जल्दी से खड़े मसाले निकालती है, उन्हें तवे पर भूनती है और सिलबट्टे पर पीसकर एक जबरदस्त मसाला तैयार करती है। राधिका मसालों को छोले में डालती है और फिर सभी को खाना सर्व करने के लिए चली जाती है। वाह क्या स्वाद है सुशीला, ऐसा खाना तो कई सालों बाद खाया है। राधिका बिटिया तेरे हाथ में तो जादू है, जादू। अरे सच में छोले बहुत अच्छे बने हैं। सभी खुश होकर राधिका को शगुन देते हैं। कुछ समय बीत जाता है। दोपहर का समय था। राधिका की मुंह दिखाई की रस्म चल रही थी। राधिका ने सबके लिए बेसन के लड्डू बनाए थे। राधिका मेहमानों को पानी देने हॉल जाती है और तभी रूपा किचन में जाती है और सारे लड्डुओं को फोड़ देती है और फिर वहां से चली जाती है। ये क्या हो गया? ये लड्डू किसने फोड़े? ओ नो, ये ट्रेजेडी हो गई राधिका। अब बाहर वो शहर की सहेलियां बैठी हैं, उन्हें क्या ये चूरा खिलाओगी? तुम्हारी तो मुंह दिखाई में ही बेइज्जती हो जाएगी। बर्बाद हो गई तुम्हारी पहली मिठाई। जेठानी जी, आप कह रही हैं तो बेइज्जती कैसे होने दूंगी? बस 2 मिनट रुकिए। राधिका जल्दी से उन फूटे हुए लड्डुओं से बढ़िया हलवा तैयार करती है और फिर सभी को मीठे में वही सर्व करती है। अरे वाह, ये हलवा तो इतना बढ़िया है कि क्या बताएं। राधिका बहू, तेरे हाथ में तो जादू है। मजा आ गया ये खाकर सच में। और देखो तो ये छोटी वाली कितनी संस्कारी है और वो बड़ी वाली बहू तो ऐसी लगती है जैसे किसी पुरानी फिल्म की डायन हो, हमेशा मुंह फुलाए रहती है। कुछ समय बीत जाता है। अगले दिन की बात है। सुबह का समय था। रूपा एक बड़े बोरे में घर के टूटे फूटे बर्तनों को भरकर बाहर ले जा रही थी। तभी राधिका उसके पास आती है। अरे जेठानी जी रुकिए, आप ये सब कहाँ ले जा रही हैं? फेंकने जा रही हूँ। और क्या, ये कबाड़ घर में रखकर क्या म्यूजियम खोलना है? नहीं जेठानी जी, ये कबाड़ नहीं है, ये बहुत काम आ सकते हैं। हम इन्हें बदल कर नए बर्तन ले सकते हैं या इनका कुछ और इस्तेमाल कर सकते हैं। ले, बड़ा शौक है ना तुझे कचरा जमा करने का, तो रख ले इन्हें अपने सिर पर, मुझे कोई लेना देना नहीं है। रूपा उस बोरे को वहीं छोड़कर वहां से चली जाती है। राधिका उस बोरे को उठाती है और उसे छत पर ले जाती है। अगले दिन दोपहर का समय था। राधिका घर के बाहर खड़ी थी। वहीं कुछ दूर पड़ोसन सीमा कुछ बर्तन अपने घर से बाहर फेंक रही थी। राधिका उसके पास जाती है। अरे चाची, ये सब क्यों फेंक रही हो? ये तो बड़े काम की चीज है। अरे बहू, तेरी मत्ती मारी गई है क्या? टूटे बर्तन किस काम के? मेरे लिए तो ये कचरा है, तुझे बड़ा लगाव है इनसे, तो तू ले जा इन्हें। सीमा बर्तन राधिका को दे देती है। राधिका उन्हें भी छत पर ले जाकर रख देती है। तभी सुशीला, रूपा और शांति देवी छत पर आ जाती है। ये क्या तमाशा लगा रखा है राधिका? ये छत है या किसी कबाड़ी की दुकान? देख, चारों तरफ टूटे फूटे बर्तन हैं। क्या हम अब कचरे के बीच में टहलेंगे? राधिका, मैंने तुझे संस्कारी समझा, पर तू तो घर को कूड़ादान बना रही है। ये सब अभी के अभी बाहर फेंक। देखा मम्मी जी, मैंने तो पहले ही कहा था इसकी पसंद ही लोकल है। अब तो मोहल्ले वाले कहेंगे कि रघुवीर जी के घर में कबाड़ी की दुकान खुल गई है। माँ जी, दादी जी, बस थोड़ा सा भरोसा रखिए, ये बर्तन बहुत काम आएंगे हमारे। मैं छत खराब नहीं होने दूंगी। सब उस पर बहुत चिल्लाते हैं, लेकिन राधिका चुपचाप सब सुनती रहती है। अगले दिन राधिका घर की सफाई कर रही थी। तभी उसे स्टोर रूम से और भी टूटे हुए बर्तन मिलते हैं। वो उन्हें भी बोरे में भरकर छत पर ले जाती है। अब इनको तो कम से कम बाहर फेंका ना, छत पर पैर रखने की जगह नहीं छोड़ेगी क्या? नहीं माँ जी, ये भी छत पर ही जाएंगे, ये सब बहुत कीमती हैं। तो पागल हो गई है क्या? पूरी छत कबाड़ बना दी है तूने, पर तू सुनेगी तो है नहीं। जो करना है कर, पर अगर दादी जी का मूड खराब हुआ तो तू देख लेना। राधिका उन बर्तनों को भी छत पर ले जाकर रख देती है। ऐसी कुछ समय बीत जाता है। दोपहर का समय था। चिलचिलाती धूप थी। रघुवीर, दिनेश और आकाश अपने खेत में खड़े थे। अरे सब बर्बाद हो गया। इस भयंकर गर्मी ने हमारी मेहनत पर पानी फेर दिया। दिनेश, अब क्या करेंगे? अरे छोटे बेटे की शादी के लिए यह खेत गिरवी रखा था। सोचा था सब्जी अच्छी होगी तो कर्जा उतार देंगे। बाबूजी, अब तो उम्मीद भी नहीं बची है। ये देखिए, पूरी सब्जी सूख गई है। तभी वहां जमींदार भवानी सिंह अपने 2 आदमियों के साथ आ जाता है। अरे और रघुवीर, क्या देख रहा है सूखी जमीन में? अब ये खेत तेरा नहीं मेरा है, तेरा समय खत्म हुआ। भवानी भैया, ऐसा मत कीजिए, हमारे पास बस यही एक खेत है, इसी से हमारा घर चलता है। थोड़ा समय और दे दीजिए। अरे समय पैसे वालों के पास होता है, भिखारियों के पास नहीं। चलो निकलो यहाँ से। जमींदार उन्हें खेत से भगा देता है। दिनेश, रघुवीर और आकाश दुखी होकर वहां से चले जाते हैं। तीनों सीधे अपने घर पहुंचते हैं। घर जाकर तीनों सभी को सब कुछ बता देते हैं। हाय मेरी फूटी किस्मत, हमारी पुश्तैनी जमीन चली गई। अब हम क्या खाएंगे और क्या पहनेंगे? भगवान, तूने हमें कहीं का ना छोड़ा। अब क्या होगा? अब तो हमारे पास
सब्जी भी नहीं आएगी। क्या हम सब सिर्फ नमक रोटी खाकर जिएंगे? आप लोग ऐसे हिम्मत क्यों हार रहे हैं? खेत चला गया तो क्या हुआ? क्या खेती करने के अलावा कोई और काम नहीं है? बाबूजी आप शहर जाइए, दिनेश भैया पास वाले गांव जाइए, कोई ना कोई काम तो जरूर मिलेगा। 2-3 दिन बीत चुके थे। रसोई में गैस पर दाल बन रही थी, राधिका आटा गूंथ रही थी, वहीं पास में रूपा सब्जी की टोकरी में कुछ ढूंढ रही थी। अरे यार, ये धनिया और मिर्च कहाँ गायब हो गए? बिना धनिया के तो दाल में मजा ही नहीं आएगा। राधिका तू आटा गूंथ, मैं अभी मार्केट से धनिया और मिर्ची लेकर आती हूँ। रूपा जल्दी से बाजार पहुंचती है। हे बंटी, चल जल्दी से 10 का धनिया और 5 की मिर्ची दे दे, और हाँ धनिया एकदम फ्रेश होना चाहिए। अरे काकी, 10 का धनिया आजकल 10 रुपए में तो धनिया की खुशबू भी नहीं मिलती। अरे धनिया 200 रुपए किलो चल रहा है। क्या 200 रुपए? ये धनिया है या कोई सोने की चेन? अरे बंटी, हम तेरे पुराने कस्टमर हैं, सही सही रेट लगा। तू तो ऐसे लूट रहा है जैसे गब्बर सिंह हो। काकी यहाँ तो फिर भी सस्ता है, शहर में जाकर पूछो तो होश उड़ जाएंगे। शहर में तो गांव के मुताबिक और ज्यादा महंगी सब्जी मिल रही है। रूपा बिना धनिया मिर्च लिए गुस्से में वहां से चली जाती है और सीधे घर पहुंचती है। लुट गए, हम तो लुट गए राधिका। ये सब्जी वाले तो एकदम खून चूसने पर उतर आए हैं। धनिया 200 रुपए किलो है। मेरा तो दिमाग ही ब्लैंक हो गया था ये सुनकर। भाभी, मैंने अभी न्यूज देखी थी, पूरे इलाके में सूखा पड़ा है, आसपास के गांव की फसलें भी बर्बाद हो गई हैं, और हमारे गांव में तो बस उस जमींदार भवानी सिंह के खेत में ही सब्जियां हो रही हैं। हाँ, वो जमींदार, वो तो वैसे ही लालची है। अब जब सिर्फ उसी के खेत में सब्जी है तो वो तो मुंह मांगे दाम वसूलेगा। पर हम क्या करें? क्या अब हम हवा की सब्जी बनाकर खाएं? दीदी, अगर ऐसा ही रहा तो हमारा घर कैसे चलेगा? पता नहीं आगे क्या होगा। कुछ समय बाद रात हो जाती है। सभी एक साथ बैठकर खाना खा रहे थे। राधिका, थोड़ी सब्जी और देना, आज बहुत काम था, भूख ज्यादा लगी है। अरे देवर जी, कंट्रोल, थोड़ा हाथ रोक कर खाइए। सब्जियां सोने के भाव बिक रही हैं। अभी तो आप तीनों का काम भी ठीक से नहीं लगा। अगर ऐसे ही सब्जी उड़ाएंगे तो कल सिर्फ नमक रोटी खानी पड़ेगी। बहुत सही कह रही है बेटा। पर बाबूजी, अगर दिन भर पत्ता तोड़कर भी सूखी रोटी ही खानी है तो शरीर में जान कहां से आएगी? काम नहीं लग रहा, ऊपर से सब्जियां महंगी, हम करें तो क्या करें? अगले दिन सुबह शांति देवी और सुशीला बाजार गई थी सब्जी लेने के लिए। माँ जी, ये लौकी तो एकदम अच्छी लग रही है और 80 रुपए किलो है। अरे रहने दे सुशीला, ये लुटेरे हैं सब। ये ले बैंगन और ये थोड़े से टमाटर ही ले ले, इसी में गुजारा करना पड़ेगा आज। दोनों बहुत ही कम सब्जियां लेकर घर लौट आती हैं। राधिका उन सब्जियों से सबके लिए खाना बनाती है। अगले दिन सभी घर वाले बहुत बीमार पड़ गए। सभी का पेट बहुत जोर से दर्द कर रहा था। हाय, मैं मर गई। ऐसा लग रहा है मेरे पेट पे कोई बाहुबली की तलवार घुमा रहा है। राधिका, मुझे बचा ले। राधिका, मैंने अपने दोस्त राहुल को फोन कर दिया है, वो डॉक्टर है, वो बस आ ही रहा होगा। मेरा पेट भी दर्द हो रहा है, सच में बहुत दर्द हो रहा है। कुछ समय बाद राहुल वहां आता है और सभी को अच्छे से देखता है और फिर उनको दवाई देता है। आकाश, ये कोई नॉर्मल पेट दर्द नहीं है। तुम लोगों ने कल रात को क्या खाया था? बैंगन की सब्जी खाई थी सबने। मैं समझ गया। देखो आकाश, आजकल गर्मी में सब्जियां उग नहीं रही हैं, तो मुनाफे के चक्कर में लोग गटर के पानी और खतरनाक केमिकल्स के इंजेक्शन लगाकर सब्जियां बड़ी कर रहे हैं। ये जहर है। अगर तुम्हारी दादी और माँ ने ये 1-2 बार और खा लिया तो उनकी जान भी जा सकती है। मेरी मानो तो बाहर की सब्जी कुछ दिन के लिए बिल्कुल बंद कर दो। अरे अगर बाहर की नहीं खाएंगे तो कहाँ की खाएंगे? हमारा तो खेत भी छिन गया, शहर जा नहीं सकते क्योंकि वहां तो और ज्यादा महंगाई है। अब हम क्या करें? देखिए रघुवीर काका, जान से बढ़कर कुछ नहीं है। हो सके तो खुद ही कुछ सब्जियां उगा लीजिए, पर ये जहर मत खाइए। अच्छा, मैं चलता हूँ। ये बोलकर राहुल वहां से चला जाता है। नहीं, मैं अपने परिवार को ये जहर नहीं खाने दूंगी। अगर खेत नहीं है तो क्या हुआ, मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। एक काम करती हूँ, मायके जाकर पिताजी से कुछ मदद मांगती हूँ, शायद वो कोई रास्ता निकाल ले। अगले दिन राधिका बिना किसी को बताए चुपके से अपने मायके पहुंच जाती है। अपने मायके पहुंचकर राधिका अपनी माँ विमला को सब कुछ बताती है। हिम्मत मत हार मेरी बच्ची, ये ले मेरे पास थोड़े से पैसे रखे, तू काम चला लेना। और हाँ, पास वाली शर्मा आंटी के पास मेरी एक साड़ी रखी, जरा वो लिया, तब तक मैं तेरे लिए कुछ बनाती हूँ। राधिका पैसे लेती और शर्मा आंटी के घर की तरफ चली जाती है। राधिका शर्मा आंटी के घर पहुंचती है, लेकिन वो नीचे नहीं थी, इसलिए वो छत पर जाती है और छत का नजारा देखकर वो हैरान रह जाती है। पूरी छत पर गमलों में हरे भरे टमाटर, मिर्ची और बैंगन लगे हुए थे। अरे वाह शर्मा आंटी, ये आपने अपनी छत पर फूलों की जगह पूरा खेत कैसे उगा लिया?
क्या करें राधिका बेटा, बाजार में हर सब्जी आसमान छू रही है। 200 रुपए किलो धनिया बिक रहा है, ऊपर से वो केमिकल वाली सब्जियां खाकर आधी कॉलोनी अस्पताल में भर्ती है। इसीलिए मैंने अपनी छत पर ये जुगाड़ कर लिया और एकदम ऑर्गेनिक सब्जी उगा दी। ऑर्गेनिक सब्जी, और वो भी छत पर बिना किसी खेत के। आंटी जी आपने तो कमाल कर दिया। कुछ देर के बाद राधिका वहां से चली जाती है और अपने ससुराल वापस आ जाती है। शाम का समय था, हल्की हल्की बारिश हुई थी, इसलिए मौसम थोड़ा ठंडा था। राधिका अपनी छत पर थी। उसकी नजर छत के कोने में रखे उन टूटे फूटे बर्तनों पर पड़ती है जिनमें थोड़ी धूल और मिट्टी जमा हो गई थी। अरे इस टूटे हुए बर्तन में ये छोटा सा हरा पौधा कैसे उगाया? राधिका उस टूटे हुए बर्तन को उठाती है। मुझे शर्मा आंटी की तरह महंगे गमले खरीदने की जरूरत ही नहीं। इन टूटे बर्तनों में तो पहले से ही छेद और क्रैक है, पानी भी नहीं भरेगा और जड़ें भी नहीं सड़ेंगी। बाबूजी का खेत छिन गया तो क्या हुआ, मैं इस घर की छत पर ही खेत बनाऊंगी। इन बेकार बर्तनों में ही मैं सब्जियों के पौधे लगाऊंगी। राधिका उन टूटे हुए बर्तनों को ठीक करने में लग जाती है, तभी रूपा वहां आती है। देवरानी जी आप क्या कर रही हैं इन बर्तनों के साथ? अब क्या हम इन टूटे बर्तनों में खाना खाएंगे? अरे नहीं जेठानी जी, ये खाना खाने के लिए नहीं है, इनमें तो मैं पौधे लगाऊंगी। सब्जियों के, टमाटर, मिर्ची, बैंगन, इन सभी के पौधे लगाऊंगी। देवरानी जी लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, बर्तनों में पौधे नहीं लगते पागल लड़की। जेठानी जी आप देखना कि मेरे इन बर्तनों में किस तरह के पौधे लगते हैं। रूपा वहां से चली जाती है। रात का समय हो जाता है, पूरा परिवार एक साथ बैठकर बातें कर रहा था। अरे माँ जी, आपने अपनी महान छोटी बहू का नया मास्टर प्लान सुना? मैडम कह रही हैं कि वो छत पर पड़े उस कबाड़ और टूटे बर्तनों में सब्जियां उगाएंगी। मुझे तो लग रहा है ये कोई मिल गया का जादू बुलाने वाली है जो धूप से टमाटर उगाएगा। पागल हो गई है क्या तू? ये क्या फालतू का मजाक लगा रखा है घर में? बर्तनों में कहीं खेती होती है? अरे ओ राधिका, जमीन तो हमारी छिन गई, अब क्या तू पूरे गाँव में हमारा मजाक बनवाने पर तुली है? लोग कहेंगे रघुवीर की बहू का दिमाग खिसक गया है। अरे बेटा राधिका, ख्याली पुलाव पकाने से पेट नहीं भरता। अरे बर्तनों में पौधे नहीं लग सकते हैं, इसलिए ये सब छोड़ो। बाबूजी, दादी जी, ये कोई ख्याली पुलाव नहीं है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। हमारे पास गमले खरीदने के पैसे नहीं हैं, पर ये टूटे बर्तन तो हैं। मैं अकेले मेहनत करूंगी, बस आप लोग मुझे रोकिए मत प्लीज। कोई भी राधिका की बात नहीं सुनता और सभी अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। तभी तान्या राधिका के पास आती है। भाभी आप टेंशन मत लो, आपका ये आइडिया बहुत कूल है। आप बस हुक्म करना, आपकी ननद आपके साथ खड़ी है। अगली दोपहर भयंकर चिलचिलाती धूप में राधिका छत पर एक पुरानी कील और पत्थर से बर्तनों में होल कर रही थी और उन पर पेंट भी कर रही थी। तभी तान्या ठंडाई लेकर वहां आती है। OMG भाभी, यू आर लिटरली अ सुपर वुमेन। इतनी भयंकर गर्मी में आप ये सब कर रही हो। लो पहले ये पियो तब काम करना। थैंक यू तान्या, बस ये छेद हो जाए फिर पानी निकलने की दिक्कत खत्म। और वैसे भी ये टूटे हुए बर्तन है तो ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तभी रूपा वहां आती है। अरे राधिका, तूने इस पुरानी बाल्टी पर ये जो पीला पेंट पोता है ना, इसमें से बैंगन नहीं हल्दीराम की भुजिया निकलेगी। भाभी प्लीज आप जाओ यहाँ से। रूपा गुस्से में नीचे चली जाती है। अगले दिन सुबह का समय था। राधिका के बाहर से एक बोरी में मिट्टी खोद कर ला रही थी। क्या बात है राधिका बहू, सुना है तेरा ससुर का खेत बिक गया और तू अब बोरी में मिट्टी भरकर घर में खेत बना रही है क्या? अरे अब रघुवीर के घर में टूटे कुकर में गेहूं उगेगा, पागल हो गई है बेचारी। राधिका किसी से कुछ नहीं बोलती और वहां से चली जाती है। घर पहुंचकर वो बर्तनों में मिट्टी भर रही थी। तभी वहां सुशीला और शांति देवी आ जाती हैं। ए भगवान, ये क्या कर रही है तू? पूरी छत को गोबर और मिट्टी से बेकार कर दिया। मैंने तो ओखली में सर दे दिया इस बहू को लाकर। कहीं तो ढंग से बैठने की जगह छोड़ दे महारानी। कितनी गंदी मिट्टी है। मम्मी जी देखना, कल को यहाँ केचुए और सांप घूमेंगे। माँ जी मैं छत रोज धो दूंगी, बस आप मुझे मेरा काम करने दीजिए। तीनों बड़बड़ाते हुए नीचे चली जाती हैं। कुछ देर बाद राधिका सभी बर्तनों में मिट्टी भर देती है। फिर वो सभी में बीज लगाना शुरू करती है। चलो अब आधा काम तो निपट गया, बीज डल गए, अब बस टाइम पर पानी और खाद डालनी है। फिर देखना कैसे इनमें अच्छी अच्छी सब्जियां लगती हैं। अगले दिन राधिका पानी के पाइप को खींचकर छत पर ले जा रही थी। तभी रूपा उसे रोक लेती है। एक्सक्यूज मी, ये पाइप कहाँ जा रहा है? ऊपर पौधों में पानी डालना है जेठानी जी। मम्मी जी, दादी जरा बाहर आना, देखो ये क्या कर रही है। वैसे ही घर में पानी की दिक्कत है और ये नल का पानी अपने उस कचरे में डालने जा रही है। आवाज सुनकर सुशीला, शांति देवी और रघुवीर वहां आ जाते हैं। दिमाग खराब है तेरा राधिका, पानी बूंद बूंद करके आ रहा है और तू उसे बर्बाद करने जा रही है, वो भी उस कबाड़ में। एक बूंद पानी नहीं मिलेगा तुझे इस घर के नल से। देख बहू, घर का पानी तो हम तुझे बर्बाद नहीं करने देंगे।
अगर तुझे इतना ही भूत सवार है इन फालतू पौधों का तो जा और गांव के कुएं से पानी भरकर ला और अपने पौधों में डाल ले। जा खींच ला कुएं से पानी। ठीक है बाबूजी, अगर इस घर के पानी पर मेरा हक नहीं है तो मैं कुएं से ही पानी ले आऊंगी। राधिका खाली बाल्टी उठाती और वहां से चली जाती है। राधिका चिलचिलाती धूप में गांव के कुएं पर जाती है और पानी भरकर लाती है और फिर अपने पौधों में पानी डालती है। साथ में राधिका छत पर ही एक टूटे ड्रम से टंकी बना देती है और उसमें पानी स्टोर कर लेती है। चलो आखिरकार मेरी ये देसी टंकी भी बन ही गई। अब मुझे बार बार नीचे नहीं भागना पड़ेगा। कुएं से पानी लाकर मैं इस टंकी को भर दूंगी, फिर इसमें से ही सभी बर्तन में पानी डाल दूंगी। मुझे ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। कुछ दिनों बाद राधिका गोबर और घर के कचरे से खाद बनाती है और अपने पौधों में डालती है। राधिका के बर्तनों में छोटे छोटे पौधे उगाए थे जिन्हें देखकर सभी हैरान थे। अरे बाप रे सुशीला, देख जरा, सच में इन टूटे बर्तनों में पौधे उगाए हैं। बहू के हाथ में तो सच में जादू है। हाँ माँ जी, मैं तो सोच रही थी ये सब कचरा सड़ जाएगा, पर ये तो कमाल ही हो गया। अरे मम्मी जी, ये पौधे बस ऐसे ही खड़े रहेंगे, इनमें से कोई सब्जी नहीं लगने वाली। ये इतने ही पिद्दी से रहेंगे। 2 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात, इससे कुछ नहीं आता, बस टाइम पास कर रही है। जेठानी जी, अभी तो मूवी का इंटरवल हुआ है, क्लाइमेक्स अभी बाकी है। कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन की बात है, तानिया अपने कमरे में पढ़ाई कर रही थी, तभी राधिका उसके पास आती है। तानिया, एक बात पूछूं? ये पौधे उग तो आए हैं, पर मैं ऐसा क्या करूं कि ये और तेजी से भी बढ़ें और इनमें फूल जल्दी आए? तू तो कॉलेज में पढ़ती है, इंटरनेट पर देखकर बताना कुछ जुगाड़। अरे भाभी, ये तो बहुत ही सिंपल है, आप टेंशन मत लो। मैंने पढ़ा है कि यूज की हुई चाय पत्ती और केले के छिलके पौधों के लिए रेड बुल का काम करते हैं। सच में? तो चल आज शाम को ही दोनों मिलकर ये स्पेशल खाद बनाते हैं। शाम को राधिका और तानिया मिलकर वो स्पेशल खाद बनाती हैं और फिर पौधों में डालती हैं। अब देखना भाभी, कुछ दिनों में ये पौधे ऐसा ग्रो करेंगे कि सब देखकर हैरान रह जाएंगे। इनमें इतनी सब्जियां लगेंगी कि खेत वाले भी शर्मा जाएंगे। ऐसे कुछ समय बीत जाता है। राधिका के बर्तनों में अब बड़े बड़े पौधे आए थे। पौधों में लाल टमाटर, हरी मिर्च, बैंगन और ताजा पुदीना लग रहा था। ये देखकर सब हैरान थे। अरे राधिका, तूने तो कमाल कर दिया छोरी। हम तो तेरा मजाक उड़ाते, पर तूने तो कबाड़ में सचमुच का खेत उगा दिया है। तू तो बड़ी टैलेंटेड निकली। वाह मेरी बच्ची, मान गए तुझे। जो काम हमने बड़े खेतों में किया वो तूने इन टूटे बर्तनों में कर दिखाया। किसी ने सही कहा है, जहां चाह वहां राह, और तूने ये साबित कर दिया। मुझे तो पहले दिन से तुम पर भरोसा था। अरे इसमें कौन सा ऑस्कर जीत लिया? ये सब तो बस तुक्का लग गया है। वैसे भी इन सब्जियों में वो टेस्ट थोड़ी ही होगा जो बाजार की महंगी सब्जियों में होता है। सब बेकार है। टेस्ट का फैसला तो आज शाम को ही हो जाएगा जेठानी जी। आज की रसोई यहीं छत पर बनेगी। कुछ समय बाद शाम हो जाती है। राधिका ने छत पर एक चूल्हा बना लिया था और वो वहीं पर सबके लिए खाना बना रही थी। खाना बनाने के बाद वो सभी को अपने हाथों का खाना सर्व करती है। अरे वाह राधिका, कसम से ऐसा भरता तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं खाया। इसमें जो टेस्ट है ना, वो तो बाजार की महंगी सब्जियों में भी नहीं मिलता। भैया, मैंने अपनी मेहनत की और एकदम ऑर्गेनिक सब्जियां उगाई हैं। इनमें से कोई केमिकल या गंदा पानी नहीं है। बहू, तूने तो कमाल कर दिया, सच में मजा आ गया। तभी वहां पड़ोसन सुनीता आती है। राधिका बहू आज बाजार नहीं जा पाई थी। अगर तेरे पास थोड़े से टमाटर और हरी मिर्च हो तो दे दे, पैसे दे दूंगी। अरे पैसों की क्या बात है, आप लोग तो अपने ही हैं। जब जी चाहे छत से आकर तोड़ लिया कीजिए, ये मुफ्त का खेत है अपना। अगली सुबह राधिका के घर के बाहर खड़ी थी और उसके पास आस पड़ोसन खड़ी हुई थी जो उससे बात कर रही थी। रूपा दूर से ये सब देख रही थी। राधिका, तू तो सच में बड़ी समझदार है। आज से हम भी अपने टूटे बर्तन नहीं फेंकेंगे। चल ना हमारे घर, हमें भी सिखा दे कि ये बर्तन में खेती कैसे होती है। हाँ राधिका, तू तो हीरा है, पर वो तेरी जेठानी है ना रूपा, वो एकदम बेकार और कामचोर है। उसे तो सजना संवरना छोड़कर कुछ नहीं आता। अब ये राधिका हर जगह मेरी बेइज्जती करवा रही है। इसकी वजह से सभी लोग मुझे नीचा दिखा रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। अब तो मैं मोगैम्बो बनूंगी, मोगैम्बो। आज रात को इसके सारे फालतू पौधों की दी एंड कर दूंगी। तूने बोला था ना राधिका कि कोई क्लाइमेक्स अभी बाकी है। अब देख मैं कैसे क्लाइमेट में ट्रीट लाती हूँ। राधिका कुछ पड़ोसनों के घर पर जाकर उन्हें बर्तनों में खेती सिखा रही थी। देखिए चाची, सबसे जरूरी होता है बर्तन के नीचे छेद करना, वरना पानी भरेगा और जड़ें सड़ जाएंगी। फिर आप इस पर बाहर से थोड़ा पेंट कर दीजिए जिससे ये ठंडा रहेगा। और वो खाद का क्या जुगाड़ है बिटिया? बस रसोई का कचरा और पुरानी चाय पत्ती, और फिर बन जाएगा घर पर ही बढ़िया। बाहर से कुछ नहीं लाना, सब घर में ही है।
कुछ समय बीत जाता है और रात हो जाती है। सब सो रहे थे लेकिन रूपा जाग रही थी। रूपा अपने हाथ में एक डंडा लेती है और छत पर जाती है। छत पर बहुत अंधेरा था। आज मैं इन सारे पौधों का नामो निशान मिटा दूंगी, एक भी पौधा नहीं बचेगा आज। रूपा जैसे ही डंडा मारने के लिए आगे बढ़ती है, अंधेरे में उसकी साड़ी एक बर्तन में उलझ जाती है और उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो जमीन पर गिर जाती है और उसका सीधा हाथ पास ही रख के एक कैक्टस के पौधे पर जा लगता है। आय हाय, मैं मर गई, मेरी जान निकल गई मम्मी जी। रूपा की आवाज सुनकर सभी घर वाले जल्दी से छत पर आते हैं। राधिका जल्दी से छत की लाइट ऑन करती है। अरे राम, ये क्या हो गया रूपा? जेठानी जी आप शांत रहिए, मैं कांटे निकालती हूँ। राधिका रूपा के पास जाती है और उसके हाथों से कांटे निकालना शुरू करती है। राधिका आराम से। अरे ओ रात की रानी, तू रात के 2 बजे हाथ में ये लाठी लेकर चुड़ैलों की तरह छत पर क्या कर रही थी? वो दादी जी, मैं तो बस खुली हवा खाने गई थी। अगली सुबह पूरा परिवार हॉल में बैठा था। तभी राधिका सबके लिए गर्मा गर्म सब्जियों के पकौड़े और चटनी लाती है। वाह राधिका, कसम से मजा आ गया। ताजी सब्जियों का स्वाद ही अलग होता है। बिल्कुल सही कहा आकाश, हमारी बहू ने तो आम के आम और गुठलियों के दाम वाली बात सच कर दी। सुशीला बहू ने इस घर को भुखमरी और बीमारी दोनों से बचा लिया। जो लड़की टूटे बर्तनों में घर बसा सकती है, वो पूरे परिवार को भी संभाल सकती है। जा मेरे कमरे से वो तिजोरी और घर की चाबियों का गुच्छा लेकर आ। सुशीला चाबियों का गुच्छा लाती है और आज से इस घर की चाबियां तेरी हैं छोटी बहू। चाबियां? ये क्या कर रही हैं दादी जी? ये तो धोखा हुआ मेरे साथ। मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ, मेरे पास चाबियां होनी चाहिए। चाबियां उसे मिलती हैं जो घर को संभाले, ना कि बस अपने मेकअप पर ही ध्यान दे। कुछ समय बीत जाता है। दोपहर का समय था। राधिका अपने कमरे में थी। तभी रूपा उसके पास आती है। ज्यादा खुश मत हो राधिका, ये 2-4 पकौड़े खिलाकर तूने चाबियां हथिया ली, पर तू मेरी जगह कभी नहीं ले सकती। जेठानी जी, मैं आपकी जगह कभी नहीं लूंगी, क्योंकि आपकी तो कोई जगह ही नहीं है। मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, देख लेना। रूपा गुस्से में वहां से चली जाती है। कुछ समय बीत जाता है और रात हो जाती है। सब एक साथ बैठकर राधिका की बनाई हुई मिक्स सब्जी खा रहे थे, लेकिन रूपा सबसे अलग सोफे पर बैठकर चाउमीन और मोमोज खा रही थी। अरे ओ रूपा, ये रोज रोज बाजार का सड़ा हुआ कचरा क्यों खा रही है? दादी जी, ये कचरा नहीं, स्ट्रीट फूड है और मुझे ये पसंद है। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। रात का समय था। रूपा अपने कमरे में जोर से चिल्ला रही थी। पूरा परिवार वहीं पर मौजूद था। अरे क्या हुआ रूपा, इतना जोर से क्यों चिल्ला रही है? हाय, मैं मर गई, मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है जी। मैं तो पहले ही कह रही थी, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए, और खा बाजार का सड़ा हुआ खाना अब भुगत। माँ जी प्लीज अभी लेक्चर मत दीजिए, मेरी जान निकल रही है। वो जल्दी से काढ़ा बना दीजिए ना, जो मेरी माँ बनाती थी। उसमें ताज़ा पुदीना, अदरक और हरा लहसुन डलता है, बस वही मुझे बचा सकता है। अरे पागल लड़की, घर में ये सब कहाँ से आएगा? तुझे पता है ना कि महंगाई के मारे हमने बाजार से सब्जी लाना बंद कर रखा है। घर में ना पुदीना है ना लहसुन। क्या? कुछ नहीं है? हाय राम, इसका मतलब मैं सच में मर जाऊंगी। मेरा तो अभी कोई सपना पूरा नहीं हुआ। मैंने तो अभी तक उन घर की चाबियों को हाथ में लगा कर नहीं देखा। मेरे इतने महंगे डिजाइनर कपड़े कौन पहनेगा मेरे मरने के बाद? राधिका कमरे के बाहर खड़ी ये सब सुन रही थी। वो जल्दी से छत पर जाती है और पुदीना, अदरक और हरा लहसुन तोड़कर जल्दी से रूपा के लिए काढ़ा बनाकर लाती है। जेठानी जी उठिए, जल्दी से ये पी लीजिए। ये कहाँ से लाई है तू? अपनी छत वाले बर्तनों से। अब आप चुपचाप पी लीजिए। काढ़ा पीकर कुछ ही देर में रूपा थोड़ी ठीक हो जाती है। कुछ समय बीत जाता है। अगली सुबह तक रूपा बिल्कुल ठीक हो जाती है। अब कैसी तबीयत है बहू? कल रात तो तूने पूरा घर सिर पर उठा लिया था। रूपा, कल रात अगर तेरी देवरानी छत से वो ताजा पुदीना और लहसुन ना लाती तो तुझे अस्पताल लेकर भागना पड़ता। तूने जिस बर्तनों वाली खेती को कचरा कहा था, उसी ने कल रात तेरी जान बचाई है। रूपा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो जल्दी से राधिका के पास जाती है। मुझे माफ कर दे राधिका, मैं सच में किसी पुरानी फिल्म की विलन बन गई थी और तूने एकदम से हीरो की तरह मेरी जान बचा ली। मुझे माफ कर दे प्लीज। अरे जेठानी जी, आप विलन नहीं है, बस थोड़ी सी ड्रामेबाज हैं। परिवार में ये सब तो चलता रहता है। तो बस डन, आज से मैं भी तेरी उस छत वाली खेती में पार्टनर बनूंगी। अब तो हम पूरी छत पर बर्तनों वाली खेती करेंगे। अरे और एक खुशखबरी मैं भी दे दूं, मुझे और आकाश को शहर की बड़ी फैक्ट्री में नौकरी मिल गई है। अब हम बहुत जल्द अपना खेत भी छुड़ा लेंगे। इसे कहते हैं अंत भला तो सब भला। पूरा परिवार एक साथ हंसने लगता है।